दिल से आपका मेडिटेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और जो बचा हुआ चैप्टर था ब्लड क्लासिफिकेशन का, उसको फटाफट हम लोग आसान शब्दों में देखेंगे। और लास्ट जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर दिया था, तो उसमें आपसे मैंने एटॉमिक मास के बेस पे जो भी साइंटिस्ट होने, चाहे मेंडलीफ हो या मोस्टली हो, सॉरी डॉबरिनर्स हो, इन सब की बात हमने कर ली थी। आज हम लोग स्पेशली करेंगे किसकी बात? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। और इसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। मोस्ले ने दिया था, जॉन मोस्ले ने। और अगर मैं आपको एक बार उसके ओवरव्यू को दिखाऊं, तो जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पे लेके चलता हूँ फटाफट। मैं आपको आज बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट आपकी कहानी खत्म करता हूँ। अब अगर हम देखें, तो पहले आपको यहाँ ले चलते हैं। देखिए, ये जो फर्स्ट आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ये इस साइड से जो वर्टिकल है, इस वर्टिकल को हम कहते हैं ग्रुप। ऐसे ही बेरिलियम, ये जो सेकंड में आप देख रहे हैं, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये जो है एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है। ऐसे ही इधर 13 में आप देख रहे हैं, ये एक ग्रुप और हो गया। फिर 14 में एक ग्रुप और हो गया। ये सारे ग्रुप हैं, ये सारे ग्रुप हैं, एक से लेके कहाँ तक? 18 तक। 1 से लेके 18 तक आप ग्रुप देख, है ना? और जब हम इधर से चलते हैं, यानी हाइड्रोजन और हीलियम हॉरिजॉन्टल वे में, ऐसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये जब ऐसे चलते हैं, ये पीरियड कहलाता है। ये दूसरा पीरियड हो गया, वैसे ये तीसरा पीरियड हो गया। ये पीरियड है हमारा। तो आखिर हमने पढ़ा फर्स्ट पार्ट में कि क्लासिफिकेशन का मतलब ही तो था कि उसकी प्रॉपर्टी की स्टडी करनी, हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी की स्टडी करनी, कि वो कहाँ कहाँ कामयाब है और कहाँ उसकी उसका यूज किया जा सकता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है। इसीलिए तो हमने इसको अरेंज किया था। और जब हमने अरेंज किया, तो अब हमारे पास दो चीजें मिल गई। एक तो मैंने आपको समझाया कि पीरियड क्या होते हैं। पीरियड होते हैं जो हॉरिजॉन्टल बने होते हैं, ग्रुप्स होते हैं जो वर्टिकल बने होते हैं। तो दो बातें आपने पहले समझ। इसके बाद फिर हम आएंगे वापस यहाँ पे। फिलहाल हम चलते हैं अपने पीडीएफ पे और यहाँ पे आते हैं और देखते हैं। देखो, जो यहाँ भी आपने देखा, पीरियड में थोड़ा सा ऊपर से आपको बता देता हूँ। हाँ, देखिए, देयर आर 7 पीरियड एंड ईच पीरियड स्टार्ट्स विद अ डिफरेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पीरियड जो होते हैं, यानी जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, वो 7 होते हैं। और हर एक पीरियड जो है वो लास्ट चैप्टर में, आपको आप वीडियो में जा सकते हैं, जो सेकेंड लेक्चर है, उसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाया अच्छे से। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं 1 2 3 4, ये हमारे पीरियड को शो करते हैं। अच्छा, बाकी बातें अभी करेंगे हम। अब ग्रुप की भी बात बता दूं, तो अभी अभी मैंने कहा था ना कि 18 ग्रुप होते हैं। जो वर्टिकल होते हैं वो टोटल 18 होते हैं। ये दो बात। अब सारी बातें समझेंगे, उससे पहले मैं वापिस आपको ले चलता हूँ पीरियोडिक टेबल। देखिए ध्यान से, अगर आपने मेरे इस कंसेप्ट को समझ लिया तो समझे, सब समझ लिया। जैसे हाइड्रोजन और इधर है हीलियम। जब हम हाइड्रोजन के बारे में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, मैं आपको जो आपने पहले ऑर्बिट के बेस पे पढ़ा है, के एलिमेंट के बेस पे, मैं उसी की बात कर रहा हूँ।
तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और हीलियम का 2 होता है तो क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। मैं आपसे थोड़ा बिगर इस पीरियड की बात कर रहा हूँ। सोडियम, आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। मैं देखता हूँ एग्जाम्पल किसका दिया हुआ है, मैं उसी का समझा दूँ आपको। दिया हुआ है, तो इसमें सबका ही अलग अलग है, नो प्रॉब्लम। मैं आपको बोल रहा हूँ, शायद आपको समझ में आ ही जाएगा। देखिए, तो जैसे हम इसकी बात करें, थर्ड पीरियड की, आप नोट कर सकते हैं। सोडियम का 11 होता है, 2 8 1। मैग्नीशियम का 12 है, 2 8 2। 13 है, 2 8 3, 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7 एंड 2 8 8। अब आप मुझे ये बताइए कि जैसे-जैसे आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट गए, पीरियड का मतलब सोया हुआ यूँ, अगर आप लेफ्ट से राइट गए, तो यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे वो 1 थे, 2 8 1। पढ़ा है आपने 10th में भी, जो आउटर मोस्ट होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब अगले स्टेप पे आए तो 2 8 2 हो गया, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो गए। आगे बढ़े तो 3 हो गए, आगे बढ़े 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8। जैसे-जैसे हम पीरियड में आगे बढ़ते गए, एक-एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता गया। लेकिन यहाँ सोचने की और कांसेप्ट बता रहा हूँ, समझने की बात क्या है? एक-एक इलेक्ट्रॉन तो बढ़े, जैसे-जैसे आप सोडियम से लेके लास्ट तक गए, आर्गन तक। लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन बढ़े, वो उसी सेल में बढ़े, 2 8 1। फिर 1 वाले में ही अगले में क्या हो गया, 2 8 2 हो गया, फिर 2 8 3 हो गया। जो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, वो लास्ट यानी वैलेंस सेल जो है उसी में एक-एक बढ़ते जा रहे हैं। यानी कौन से सेल में? अगर हम माने के, एल, एम, यानी एम वाले में एक-एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। के में 2 हो गया, एल में 8 हो गया, बाकी जो बढ़ रहे हैं वो लास्ट वाले में एम में बढ़ रहे हैं। यानी कि एम में ही इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, एम से हम एन पे नहीं जा रहे, एम में ही बढ़ते जा रहे हैं। इस कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान में रखिए। अब मैं इसी की बात कर रहा हूँ आगे, सुनिएगा ध्यान से। जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और एम में जैसे-जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियड में, तो एम सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, एक-एक बढ़ते जा रहे हैं, यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ते जा रहा है। अब अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, तो जो न्यूक्लियस जो पॉजिटिव होता है, तो न्यूक्लियस और जो एम सेल है, वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ बढ़ रहा है। यानी कि जो एटम है, वो क्या होते जाएगा? बिल्कुल दबाव में आ जाएगा, सिकुड़ता जाएगा, साइज़ उसका क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। साइज़ की बात मैंने करी। अब साइज़ की बात जब कर दी, तो यहाँ एक बात और बता ही देता हूँ। मैंने अभी कहा कि वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो वैलेंसी कहलाती हैं। तो जब हम 1 2 3 यहाँ तक पहुँचे, मान लो 2 8 3 हो गया, तो वैलेंसी उसकी 3 हो गई। सिलिकॉन 14 है, 4 हो गई।
लेकिन जब 15 से जब हम बात करेंगे 285, तो आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन। अब जब 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वैलेंसी कितनी होगी? तो वैलेंसी याद कर लीजिए, बताया है मैंने लास्ट टेंस में कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से नीचे हो या 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में अगर 4 या 4 से नीचे हो, तब जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही वैलेंसी होती है। लेकिन जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, 6, 7 ऐसे बढ़ती हैं, तो वैलेंसी 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि जब हम बात करेंगे फास्फोरस की, तो 5 है इसके आउटर मोस्ट में, तो इसकी वैलेंसी 8 माइनस 5 यानी 3 हो जाएगी। 8 माइनस 5 यानी 3 हो जाएगी। ऐसे ही 16 है तो 2, 8, 6 हो गया, तो आउटर मोस्ट में 6 हो गया, यानी इसकी वैलेंसी 8 में माइनस कर दो 6 को, 8 माइनस 6 मतलब 2 हो जाए, ऐसे हम 0 हो जाती है। इस तरह से हमने क्या देखा कि जब हम मूव करते हैं लेफ्ट से राइट में किसी पीरियड में, तो पहले तो वैलेंसी इंक्रीज होती है, 1, 2, 3, 4 तक इंक्रीज होती है। फर्स्ट इंक्रीज है, देन डिक्रीज है, उसके बाद डिक्रीज होने लगती है वैलेंसी। अब यहीं से सारी बातें आ जाती हैं बेटा। अगर आप इतना समझ लें तो चैप्टर को आप सिर्फ पढ़ेंगे और आपके माइंड में कंसेप्ट सारा आ जाएगा। क्या अभी मैं ग्रुप पे नहीं गया हूं, सिर्फ पीरियड की बात कर रहा हूं। तो पीरियड में आपने देखा कि जैसे जैसे 111 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे थे, वैसे वैसे फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ता जा रहा था, साइज छोटा होता जा रहा है। अब जब फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ेगा बेटा, साइज कम हो रहा है, न्यूक्लियस और इसके बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो क्या आप आसानी से इसके इलेक्ट्रॉन ब्रेक कर सकते हैं? यानी जब ये ज्यादा प्रेशर से रहेगा, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, आयन को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी दी जाती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, यानी मान लो 287 है, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। तो इस कंडीशन में जब एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाते हैं, तो साइज तो छोटा होता ही है, और साइज छोटा होने के साथ साथ इसके निगेटिविटी पॉजिटिविटी पे भी असर पड़ता है। अगर मैं मेटल और नॉन मेटल की बात करूं, तो मेटल जानते हैं आपकी जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, इसमें रिमूव करने की कैपेसिटी होती है, वो मेटल होता है। जो गेन करने वाला है वो नॉन मेटल होता है। तो अगर इसमें भी देखें तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम देख रहे हैं, ये सारे, जैसे इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, इसमें 2 है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये फटाफट किसी को अपने 1 इलेक्ट्रॉन देकर के स्टेबल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन देकर के स्टेबल हो जाएगा, 3 देकर के स्टेबल हो जाएगा। तो ये मेटल है। लेकिन जब यहाँ से फास्फोरस से बात आप करो, 15, 16, 17, 18 यहाँ आ गए, तो अब आप क्या देखते हो कि भैया ये तो 285 हो गया फास्फोरस का, यानी अब ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन तो इसको चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है वो क्या हो जाता है? नॉन मेटल हो जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पीरियड में पहले जो मेटालिक कैरेक्टर है वो पहले इंक्रीज होता है, और फिर जो है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। मेटल से नॉन मेटल बनना, कन्वर्ट होना वो शुरू कर देते हैं। तो ये बेटा आपको मैंने क्या समझाया पीरियड के बारे में। अब मैं आपको ग्रुप्स के बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अब मैं फर्स्ट ग्रुप की ही बात करता हूँ, 2-4 एलिमेंट की ही बात करता हूँ। हाइड्रोजन 1 है, ये तो वैसे सुन ही जाता है। लिथियम 3 है, तो 2 और 1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जरूर अपनी कॉपी में लिखें ये एलिमेंट लिख करके। लिथियम का क्या हो जाएगा? 2 और 1। ऐसे ही सोडियम का क्या हो जाएगा? 2, 8, 1।
11 होता है ना, तो लिथियम वाले का 2 और 1 सिर्फ 2 सेल आए। सोडियम वाले में क्या आ गया, 281 281 3 आ गए। अब आप देख लो आगे पोटेशियम वाले में 2881 4 हो गए। तो पहले क्या था, हाइड्रोजन 1 था। जब लिथियम यानी 3 वाला आया तो 2 और 1 हो गए, यानी 2 हो गए। जब सोडियम 3 वाला आया तो 281 3 हो गए। ठीक है, 3 सेल हो गए। अब वहां से आगे पोटेशियम वाले में 19 होता है, तो 2881 4 हो गए। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आप जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या ही नहीं, नेक्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की n की जरूरत पड़ती है, अगले सेल की जरूरत पड़ती है। आपने इसलिए समझाया मैंने कि फर्स्ट वाले में हाइड्रोजन में 1 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तक तो एक ही घर में रहेंगे। जब लिथियम की 3 हो जाती है तो 2 और 1 हो जाता है, यानी कि अब 2 न्यूक्लियस के चारों ओर 2 चक्कर बनेंगे, 2 ऑर्बिट बनेंगे। ऐसे ही जब सोडियम आ गया 281, यानी न्यूक्लियस के चारों ओर 3 चक्र बनेंगे, एक में 2 घूमेगा, एक में 8 घूमेगा, एक में 1 घूमेगा। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं वैसे वैसे नए सेल ऐड होते जा रहे हैं। पहले के था, फिर एल हुआ, के और एल दोनों हुआ, फिर के एल एम हो गया, फिर के एल एम एन हो गया। इसका मतलब जब अगले अगले सेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे बेटा, तो न्यूक्लियस से क्या होगी, दूरी बढ़ेगी ना। जब साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी, यानी जब माँ बाप से, यानी न्यूक्लियस तो माँ बाप है, गार्डिंग रोल में होता है, अगर उससे दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, यानी इलेक्ट्रॉन फ्री होना शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन फ्री होना शुरू हो जाएंगे, वो कहीं भी कोलाइड करना शुरू कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं इसमें, जो इलेक्टिव क्या कहते हैं उसको, रिएक्टिविटी जो होती है, वो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे बढ़ती जाती है। क्लियर है ना। तो मैंने आपको अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी ग्रुप और पीरियड के बारे में अगर एकदम टिप्स, आप मेरी बात समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसा क्या है, बेरिलियम 2 और 2, मैग्नीशियम 282, यानी कि इसमें 2 घर थे, इसमें 3 हो गए। कैल्शियम 2882 4 हो गए। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे जो है सेल नए ऐड होंगे और साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी और वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। और इस कंडीशन में नहीं, इलेक्ट्रॉन की तो बात दूसरी है, वो लूज क्यों नहीं करेगा। तो इस तरह से हमें ये पढ़ना है। अब अगर हम देखें इस टेबल को, तो इस टेबल में एक लैंथेनाइड और एक्टानाइड का भी एक सीरीज आप नीचे देख रहे हैं बन रहा है। ये लैंथेनाइड है, एलएस से स्टार्ट है, एक एक्टानाइड है। देखिए ये दोनों जो सीरीज थे लैंथेनाइड और एक्टानाइड, वो बाद में डिस्कवर किए गए, बाद में ढूंढे गए। हालांकि इनके लिए जगह पहले छोड़ दिया गया था, लेकिन ये जो बाद में छोड़े गए इस वजह से इसको हम लैंथेनाइड और एक्टानाइड कहते हैं। लैंथेनाइड और एक्टानाइड कहते हैं। अब आ जाते हैं फिर से पीडीएफ पे। तो आपको अब ये बातें मैंने समझाई। अब यहां से मैं बात करता हूं आपसे किसकी, एस पी डी और एफ। मैंने लास्ट चैप्टर 2 में ये सारा ऑर्बिटल समझाया था। तो अब देखिए, सीधी बात है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सबसेल, मैंने आपको समझा दिया है पहले ही चैप्टर 2 वाले में। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, तो अगर जैसे अभी हम लिख रहे थे ना 281 2882, तो अगर लास्ट वाला जब सब ऑर्बिट पे लिखेंगे, तब ये तो ऑर्बिट पे लिख रहे थे, जब
लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जाके कहाँ टपकता है, हम उस एलिमेंट को उसी ग्रुप का एलिमेंट मानते हैं, उसी ऑर्बिटल का एलिमेंट मानते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, सोडियम का 11 होता है, तो 1s2 2s2 1s2 2s2 4 हो गए, 2 पावर 4 हो गए, 2p6 6 हो गए। अब अगला जो आएगा 3s, s में होते मैक्सिमम 2 हैं, लेकिन है इसके पास कितने, कितने सबमिट करने हैं, 11, तो इसलिए वहां पे 1 यूज करेंगे। तो इस तरह से हम अगर देखें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कोई इलेक्ट्रॉन, अगर लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो s में जा रहा है, s में जाने के बाद अब कहीं नहीं ट्रांसफर होना है उसको, इसका मतलब वो s ब्लॉक है। अगर p में जा रहा है, p है, d है तो d है, f है तो f है। s ब्लॉक एलिमेंट जनरली जो होते हैं वो सॉफ्ट मेटल होते हैं, हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी उसकी लो होती है, मैंने आपको बताया था। दे आर वेरी रिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं s ब्लॉक वाले, and readily form univalent bivalent ion. They act as strong reducing agent, reducing agent के रूप में भी ये काम करते हैं। और वहीं अगर हम बात करें पी ब्लॉक की, तो जिसमें पी ब्लॉक में लास्ट में जाता है, तो पी ब्लॉक में क्या है कि दे इंक्लूड बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। पी ब्लॉक में मेटल भी होते हैं और नॉन मेटल भी होते हैं। देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी आर रिलेटिवली हाई एज कंपेयर टू एस ब्लॉक, एस ब्लॉक से ज्यादा हाई होती है, और मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं पी ब्लॉक वाले, और सम ऑफ देम शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो इसमें है एलिमेंट, उनमें कुछ एक ऐसे होते हैं जिसमें कि 1 और 2 से ज्यादा होते हैं उसमें। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी डाउन द ग्रुप, और जैसे जैसे ये मैंने बताई थी आपको कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो उसका साइज बढ़ेगा, यानी बताया था ना, भी समझाया था कि वो पहले के में था, फिर के और एल में हुआ, फिर के एल एम में, जो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे वैसे वैसे साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो दोनों न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा तो वो मूव करने के लिए फ्री होंगे, फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता। ये बातें पी ब्लॉक, और यहां से हम एस और पी की जब हम बात कर लेते हैं, तो हमने बात करनी चाहिए किसकी, जो लैंथानाइड और एक्टानाइड। अभी मैंने कहा था ना कि ये अलग से, तो ये भी बता ही दूं आपको ना, पढ़ तो सकते नहीं। किसकी बात करी थी मैंने, पी की, एस पी। अब डी की भी कर लो, देखो जो डी ब्लॉक होते हैं, दे आर मेटल्स हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मोस्ट ऑफ देम फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। डी ब्लॉक वाले भी लैंथानाइड में आएंगे, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं। और जैसे एमएन है, निकल है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, ये सारे जो हैं वो देयर कंपाउंड आर यूज्ड एज क्रिस्टल, ये सारे क्रिस्टल के रूप में, क्रिस्टल नॉट कैटलिस्ट के रूप में। एफ ब्लॉक एलिमेंट, एलिमेंट जो लास्ट में एफ में जाता हो, और जब एफ में जाता है तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जब फर्स्ट सीरीज फॉलोज लैंथनम, और इसीलिए इसको लैंथानाइड सीरीज कहते हैं, एंड द सेकेंड सीरीज फॉलोज एक्टिनियम, इसीलिए इसको हम एक्टिनोइड्स या एक्टिनाइड्स या एक्टानाइडम सीरीज कहते हैं। अब इसके भी प्रकार हैं भाई, कि हैवी मेटल होते हैं ब्लॉक वाले, हाई और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, दे एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, दे फॉर्म कलर्ड आयंस, सारी एक की प्रॉपर्टी। अब मेटल नॉन मेटल के कंसेप्ट को मैंने आपको समझाया, मेटल नॉन मेटल के कंसेप्ट को आपको मैंने समझाया कि कब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो उसका उल्टा नॉन मेटालिक घटेगा, जो बढ़ेगा एक तो एक दूसरा घटेगा, दोनों तो अपोजिट ही है मेटल। अब यहां से आगे अब लास्ट स्टेप पे चलते हैं,
काजेज ऑफ पेरियोडिसिटी, अभी जो मैं समझा रहा था ना आपको कि कैसे कैसे ट्रेंड बढ़ता है, वो पेरियोडिसिटी ही है। अभी देखिए मैं जो बोल रहा था अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एक बार समझा देता हूँ आपको कि देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सारे जो है वो एक, मैं दिखाता हूँ लिथियम वाला, ये देखिए ये सोडियम पोटेशियम ये एक फर्स्ट ग्रुप के सारे हैं, ये फर्स्ट ग्रुप के, नॉट हॉरिजॉन्टल, ये ग्रुप के हैं। और आप सब में देखो 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, सब में s है और सब में एक इलेक्ट्रॉन। लास्ट में s, मैंने क्या कहा कि s ऑर्बिटल या s ऑर्बिट जो है वो उसी को कहे जाते हैं कि जिसमें लास्ट जो है वो s में खत्म। अच्छा जी, ट्रेंड मैंने आपको बता दिया कि अब मेटालिक रेडियस भी एक देख लो, वन हाफ ऑफ द, दो मान लो मेटल है, दो एटम है, तो यहाँ पे इसका कुछ होगा सेंटर, इसका होगा कुछ सेंटर, दोनों के बीच में एक रस्सी बांध के काट, हो गया वन हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू नेबरिंग एटम्स ऑफ अ मेटल इन अ lattice। तो बेटा इस तरह से आप देख रहे हैं कि ट्रेंड समझना जरूरी था जो आपने समझा, और ट्रेंड अगर समझ लेंगे और रीजन समझ लेंगे तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि भाई इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी क्यों ज्यादा है। ये सारे कंसेप्ट की बातें, ये सारी चीजें आप आराम से समझ जाएंगे। अब आयनिक क्रिस्टल की बात करें, भाई आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं कंपोज्ड ऑफ द रेडियाई ऑफ आयंस इन आयनिक क्रिस्टल, तो उसी में कोई दिक्कत। तो बेटा अब इस तरह से एक आयोनाइजेशन इंथैल्पी था मेरे ऊपर। आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता क्या है ये भी बता देता हूँ, ये भी बोझ खत्म हो जाएगा। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इंथैल्पी हीट होती है, तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैस, जो सबसे लूजली बॉन्डेड है उसको हटाने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है वो आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहलाती है ना। तो अब आयोनाइजेशन इंथैल्पी को आप अलग अलग बोल सकते हैं, और आयनाइजेशन एंथैल्पी को कौन कौन अफेक्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट है साइज ऑफ एटम। द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एटम, अगर एटम का साइज बढ़ेगा तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज घटेगा बढ़ेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के जो सील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट होते हैं उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के लिए। ये सब। अब यहां से आगे अगर जाएं तो यहाँ से आगे अब कुछ ऐसा है नहीं, आपको मैंने ट्रेंड ही बता दिया है कि किस तरह से। अब देखिए ये ट्रेंड फिर से जो मैंने अभी बताई आपको वो चीजें यहाँ आ रही हैं। जैसे लिखा हुआ है कि वेरिएशन डाउन अ ग्रुप, अगर डाउन अ ग्रुप जाएंगे और मूविंग डाउन अ ग्रुप द साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, अभी बताया था ना कि के के बाद के एल फिर के एल एम ऐसे बढ़ते जाते हैं। बट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक साइज इज मच मोर प्रोनाउंस्ड देन दैट ऑफ न्यूक्लियर हेज। तो इस तरह से देखिए लबोलबाब मैंने आपको क्या समझाया कि जब आप यूं चलेंगे तो पहले जो है पहले से टर्म बढ़ेंगे फिर घट करके जीरो पे आ जाएंगे। जब यू चलेंगे तो बढ़ेगा भी, और हर स्टेप में अलग अलग क्या मिलेंगे, हर स्टेप में अलग अलग एक तो रीजन आपको मिलते हैं, और आप देखोगे कि हर स्टेप में जैसे जैसे बढ़ोगे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ते तो हैं लेकिन उसी सेल में पढ़ते हैं, उसी ऑर्बिट में पढ़ते हैं। जब उसी ऑर्बिट में पढ़ेंगे तो इसका मतलब कि टेंडेंसी जो जो फोर्स है न्यूक्लियस के साथ वो इंक्रीज होगा। और फिर सारी बातें मैंने आपको इसमें बता दी हैं कि ग्रुप और पीरियड में किस तरह से ये। तो बेटा मेन रूप से तो यही था इसमें कि किस तरह बढ़ेगा और किस तरह कमेगा। बाकी जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में आप
थोड़ा पढ़ेंगे भी। अब इसमें दो तीन चीजें और भी हम अगर देखें कि जैसे एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकेंड पीरियड, या हर पीरियड की बात करनी है आपने, सेकेंड पीरियड के भी बारे में, या फिर जो पीरियडिक ट्रेंड है, टेंडेंसी है। एनामोलस मतलब होता है थोड़ा डिफरेंट। पीरियड में जो है जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको लेके चलेंगे, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट अगर हो तो बस कंसेप्ट समझने की जरूरत है, और इसके बाद बहुत आराम से सोच, बहुत आराम से आप समझ। तो अभी के लिए इतना ही। इस चैप्टर को हम यहीं लास्ट भी करेंगे, लेकिन एक बात के साथ मैं लास्ट करता हूँ। एक बार हुआ क्या कि जंगल में मीटिंग चल रही थी, तो सारे जानवर वहाँ थे और एक गधा भी था। अब क्या हुआ, गधा जो था वो साइड में खड़े होकर के और वो अपनी कहानियां सुन रहा था। अब सारे जानवर हंसने लगे, गधा फिर भी नहीं हंस रहा था। कोई बात नहीं। अगले दिन फिर से सारे जानवर इकट्ठे हुए थे। अब क्या हुआ, गधा हंसने लगा और सारे जानवर चुप थे। तो फिर जानवरों ने पूछा उससे कि भाई कल हम लोग हंस रहे थे, तुम हंस नहीं रहे थे, आज तुम हंस रहे हो। बोला साहब ऐसा है कि कल वाली बात आज समझ में आई ना, आपको तो कल ही आ गई तो कल हंस लिया आपने, मुझे आज समझ में आई तो आज। मोरल आप अपना अपना निकाल लीजिए क्या है ना। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।